मैं आज आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 के से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के आया हूं और ये दर्पण की सीरीज हम लगातार हर महीने चलाते रहेंगे। अभी हम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के आए हैं और ये AEDO TRE 4 और जो आगामी 72वीं BPSC है या इस तरह के और भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे सामने है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटना। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली जो घटना है राष्ट्रीय घटना है। पहले यहाँ राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, फिर इकोनॉमी है और फिर आगे भी हम देखेंगे। तो पहला हमारे सामने है बिहार विधानसभा चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्न और बनने वाले प्रश्न के जो भी तथ्यात्मक सूचना है हम उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित जो पहली सूचना हमें याद रखनी है वो ये है कि ये बिहार विधानसभा का 18वां चुनाव था। ये बिहार विधानसभा का 18वां चुनाव था, ये हमें याद रखनी है। दूसरी जो सूचना हमें याद रखनी है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो अधिसूचना है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 अक्टूबर को जारी की गई। कब जारी की गई? 7 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग के द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को जारी की गई। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि BPSC 66 BPSC जो हुई थी, 66वीं BPSC, उसके PT के परीक्षा में 2000 PT का परीक्षा उसका हुआ था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में हुआ था और अक्टूबर नवंबर 2020 में 17वीं विधानसभा के चुनाव हुआ था। तो जो दिसंबर 2020 में 66 BPSC का PT हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव की अधिघोषणा किस दिन जारी की गई। तो ये आपको याद रखना, 7 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा की जो 18वीं चुनाव हुई उसके अधिघोषणा जारी की गई। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने हैं वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR की प्रक्रिया बिहार में चलाई गई। SIR यानी होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका हिंदी होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश, बंगाल सहित कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये कार्यक्रम भारत में सबसे पहले बिहार में लागू किया गया और ये 18वीं विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया गया। इसका उद्देश्य था जो मतदाता सूची है उसमें जो कमियां हैं उसको सही करना। तो ये तीसरा इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। चौथा इंफॉर्मेशन बिहार विधानसभा चुनाव का जो हमारे लिए बन रहा है वो ये है कि इस चुनाव में कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाता थे। ये तीसरा इंफॉर्मेशन है और ये 7 करोड़ 45 लाख मतदाता थे इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। वैलिड वोटर 7 करोड़ 45 लाख थे। और जो अगला इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है वो बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 2 चरणों में संपन्न हुए थे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। 2 चरणों में संपन्न हुए थे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 नवंबर 11 नवंबर। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हम आप देखते हैं। हमारे सामने जो अगला तथ्य है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA सबसे बड़ी गठबंधन के रूप में सामने आई। NDA और चुनाव में NDA को कुल 202 मत मिले और जो विपक्षी महागठबंधन उसको 35 सीटें मिली थी। ठीक,
तो ये फैक्ट है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े। और एक और फैक्ट कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने बिहार के, 10वीं बार। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए लगभग सभी फैक्ट हमने आपके सामने रख दिया। पहले चीज जो हमको याद रखना है वो ये है कि बिहार विधानसभा के लिए ये 18वां चुनाव था। दूसरा फैक्ट जो हमें याद रखना है, चुनाव की अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को जारी की गई। तीसरा हमें जो याद रखना है, इस चुनाव में कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाता थे। चौथा हमें जो याद रखना है वो चुनाव जो चरणों में 6 नवंबर 11 नवंबर को हुए। तीसरा जो हमको याद रखना है वो ये है कि चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया की गई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, और ये प्रक्रिया भारत में सबसे पहले बिहार राज्य में ही लागू की गई। तीसरी और अगली जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ छूट रहा है उसको मैं लिख रहा हूं, वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 67.13% वोटिंग हुई है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1951 के बाद ये बिहार में पहली बार इतना मतदान हुआ, यानी कि 1951 से अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ मतदान रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड क्या है? 67.13%। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमने आपके सामने रखा। आइए हम दूसरे तथ्य और अगली जो हमारे सामने घटना है, राष्ट्रीय घटना, उसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। हमारे सामने जो अगली घटना है वो है वंदे मातरम 150 ईयर, यानी कि वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्र गीत है उसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और 150 वर्ष पूरा होने पे एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्मरणोत्सव वंदे मातरम के 150 रचना, वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरा होने पर 150 वर्ष पूरा होने पर 150 वर्ष पूरा होने पर एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया दिल्ली में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। और इस अवसर पे 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो एक वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस अवसर पे 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। अब हम थोड़ा सा वंदे मातरम के हिस्ट्री को जान लेते हैं। देखिए, वंदे मातरम की रचना 1875 में, वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की। वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। और ये रचना सबसे पहले आपको बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग दर्शन नामक पत्रिका में ये रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो और इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इस वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे,
इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता जिन्होंने की थी कलकत्ता अधिवेशन 1896 की, उनका नाम था रहमतुल्ला सयानी। तो वंदे मातरम से जुड़े हुए ये फैक्ट हमने देखे कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पे नई दिल्ली में एक स्मरणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस स्मरणोत्सव कार्यक्रम के दौरान 150 रुपया मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इसके अलावा हम जानते हैं कि वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे और वंदे मातरम को गाने में के लिए 65 सेकेंड का समय निर्धारित है। वंदे मातरम को गाने के लिए 65 सेकेंड का समय निर्धारित है। अमूमन सब लोग ये तो जानते हैं कि जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके लिए 52 सेकेंड निर्धारित है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि वंदे मातरम के लिए 65 सेकेंड निर्धारित है। आइए हम देखते हैं हम अपने अगले घटना को। हमारा जो अगला घटना है वो है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरा हो गए और इस हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया दिल्ली में शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन का उद्घाटन भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने किया। इस अवसर पे भारतीय हॉकी के 100 वर्ष नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष इस नाम के एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। और आपको एक चीज और इससे जो याद रखनी है वो ये कि इस अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम हसन, इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम हसन भी उपस्थित थे। तो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने पर एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन का उद्घाटन किया केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने और इस अवसर पे एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया जिसका नाम है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष। और इस उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम हसन भी उपस्थित थे। हमारा जो अगला घटना है वो है CMS-03। CMS-03 एक संचार उपग्रह है। CMS-03 एक संचार उपग्रह CMS-03 ये एक संचार उपग्रह है और ये भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। भारत द्वारा छोड़ा गया अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। सबसे भारी संचार उपग्रह है और इस सबसे भारी संचार उपग्रह का वजन जो है वो है 4410 किलोग्राम। 4410 किलोग्राम इसका वजन है। इस सबसे भारी संचार उपग्रह का वजन कितना है? 4410 किलोग्राम। और इसका प्रक्षेपण किया गया है आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से इसका वजन है 4410 किलोग्राम। यह भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण जिस रॉकेट से किया गया है उसका नाम है
उसका नाम है LVM-3M5। उस रॉकेट का नाम है LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इसका ये M5 का मतलब होता है मिशन 5। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये जो रॉकेट है इसका ये 5वां मिशन था, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसी रॉकेट को GSLV M3 के नाम से भी जाना जाता है, GSLV M3 के नाम से भी जाना जाता है। और इस रॉकेट को भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो CMS-03 भारत द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। और इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से किया गया है। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से किया गया है और जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया उसका नाम है LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इसका मिशन 5 था M5। इसी रॉकेट को GSLV M3 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो CMS रॉकेट है इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है GSAT-7R। इसका एक और नाम क्या है, GSAT-7R। तो जो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है प्रक्षेपित किया गया, उससे जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे। हमारा अगला घटना है राष्ट्रमंडल खेल 2030। तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन भारत में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन भारत के भारत के अहमदाबाद शहर में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन भारत के अहमदाबाद शहर में होगा और ये 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। ये आपको याद रखना है, 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। और इस आयोजन की प्राप्ति के लिए भारत ने नाइजीरिया के शहर अबुजा को पराजित किया है। नाइजीरिया की राजधानी भी है अबुजा। ये नाइजीरिया की राजधानी अबुजा भी दौर में था। इसके आयोजन के लेने के दौर में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा भी था, लेकिन भारत ने या कहिए अहमदाबाद शहर ने अबुजा को पराजित करके, ये याद रखिएगा, अ से अहमदाबाद भी है और अ से अबुजा भी है। तो अबुजा को पराजित करके अहमदाबाद ने इसके आयोजन के लिए ग्रहण किया है, जीता है आयोजन को। और इसका आयोजन होगा 2030 में। ये 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल के 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2026 में ग्लासगो में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में 2026 में होगा। और साल 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। साल 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। और ये 100वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 2030 में वो भारत के अहमदाबाद में होगा। ये 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। अहमदाबाद ने इसकी प्राप्ति के लिए अबुजा शहर को पराजित किया है। और जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है वो 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा।
हमारा अगला जो घटना है वो भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इस फिल्म महोत्सव से जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहला तथ्य यह है कि इसका आयोजन गोवा में हुआ। दूसरा तथ्य यह है कि इसका उद्घाटन फिल्म द ब्लू ट्रेल था। द ब्लू ट्रेल। इसका समापन फिल्म था ए यूजफुल घोस्ट। और इसमें जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, स्वर्ण मयूर पुरस्कार जिस फिल्म को दिया गया उसका नाम है स्किन ऑफ यूथ। स्वर्ण मयूर पुरस्कार, इसमें जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है वो दिया गया स्किन ऑफ यूथ को। इस फिल्म का जो उद्घाटन, इस महोत्सव का जो उद्घाटन फिल्म था वो था द ब्लू ट्रेल। इसका जो समापन फिल्म था वो था ये यूजफुल घोस्ट। इसका आयोजन हुआ गोवा में। और इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ओटीटी का पुरस्कार जिसे दिया गया, जिस ओटीटी को दिया गया उसका नाम है बंदिश बैंटीज सीजन 2 को सर्वश्रेष्ठ ओटीटी का पुरस्कार दिया गया। बंदिश बैंटीज सीजन 2 को सर्वश्रेष्ठ ओटीटी का पुरस्कार दिया गया। अगला जो है वो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो अभी हाल ही में भारत के लखनऊ शहर को पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इस नेटवर्क में शामिल होने वाला ये भारत का 9वां शहर है। सबसे पहले वर्ष 2015 में जयपुर को शामिल किया गया था शिल्प और कला के लिए। सबसे पहले 2015 में जयपुर को शामिल किया गया था शिल्प और कला के लिए। और अभी लखनऊ को शामिल किया गया है किस चीज के लिए? पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी। ये क्या है? अच्छे खाना और व्यंजन बनाने के लिए ही लखनऊ को शामिल किया गया है। और ये इसमें शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर है। और इसको शामिल करने के लिए जो बैठक हुई थी यूनेस्को की, वो बैठक हुई थी समरकंद में। यूनेस्को का ये 43वां जनरल कॉन्फ्रेंस था। तो आपने देखा कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को शामिल किया गया है, पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल किया गया है। शामिल होने वाला यह भारत का 9वां शहर है। और भारत के जिस पहले शहर को इस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया वो जयपुर, जिसे 2015 में शामिल किया गया था, शिल्प और कला के लिए शामिल किया गया था। तो ये हमने राष्ट्रीय घटना को देखा। अब आइए देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय घटना को।
यहाँ पीएम की भूटान यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर के महीने में भूटान की यात्रा हुई थी, उसी से संबंधित यह घटना है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ भूटान की यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण काम हुए। एक तो भारत और भूटान के बीच रेल परियोजना पर सहमति बनी। और ये भारत और भूटान के बीच दो रेल परियोजना शुरू की जाएगी। एक भूटान के समत्से शहर से भारत के बानरहाट, ये बानरहाट पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो एक रेल परियोजना भूटान के समत्से शहर से बानरहाट के बीच होगी और दूसरी भूटान के गेलेफू शहर से भारत के कोकराझार के बीच होगी। और ये कोकराझार जो है वो असम में है, कोकराझार असम में है। तो समत्से से बानरहाट और गेलेफू से कोकराझार के बीच एक और बिजली परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका नाम है पुनात सांगछू बिजली परियोजना। पुनात सांगछू बिजली परियोजना का उद्घाटन भी भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अगला जो है घटना वो शेख हसीना को सजा। आप जानते हैं कि जुलाई 2025 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई थी और उसके बाद से शेख हसीना जो उस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी वो भारत आ गई और भारत में ही शरण ली हुई है। लेकिन हाल ही में एक ट्रिब्यूनल, एक अदालत ने, बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना के खिलाफ फांसी की सजा की घोषणा की है। फांसी की सजा की घोषणा की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगला जो घटना है वो है G20 का शिखर सम्मेलन। G20 का शिखर सम्मेलन, तो G20 का 20वां शिखर सम्मेलन, G20 का 20वां शिखर सम्मेलन आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ G20 का 20वां शिखर सम्मेलन। और 21वां शिखर सम्मेलन G20 का जो है 21वां शिखर सम्मेलन वो अमेरिका में होगा। और ये जो 20वां शिखर सम्मेलन था, इसका जो थीम था वो था, इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो G20 का 20वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का थीम था एकजुटता, समानता, स्थिरता। इस शिखर सम्मेलन और में भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सेदारी की। और अगला 21वां G20 का 21वां शिखर सम्मेलन जो है वो अमेरिका में संपन्न होगा। G20 का 21वां शिखर सम्मेलन आपको कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। और G20 में आपको याद रखना है, G20 में सदस्यों की कुल संख्या 21 है। G20 नाम का जो संगठन है इसमें सदस्यों की कुल संख्या 21 है। जो लेटेस्ट सदस्य उसमें शामिल किया गया वो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन। G20 में 19 देश हैं और 2 यूनियन हैं। 19 देश के अलावा जो 2 यूनियन शामिल है उसमें से एक है अफ्रीकी यूनियन और एक है यूरोपीय यूनियन। ये 2 यूनियन है। आइए आगे देखते हैं। अगला है COP30 का आयोजन। तो आप COP30, सबसे पहले COP का मतलब हम समझते हैं, फिर COP30 के ऊपर आते हैं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
इसका हिंदी होता है भागीदारों का सम्मेलन, भागीदारों का सम्मेलन। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम है UNFCCC। UNFCCC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका गठन 1992 में हुआ था और ये UNFCCC के सदस्यों की वर्तमान संख्या है 200 के आसपास, 200 के आसपास वर्तमान संख्या है। और UNFCCC के जो सदस्य हैं उन सभी का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, एक वार्षिक बैठक होती है जहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के ऊपर चर्चा किया जाता है। तो जो उसका जो 30वां COP30 का जो आयोजन हुआ है वो आपको ब्राजील के शहर बेलेम में हुआ है। ब्राजील के शहर, इसका आयोजन हुआ है ब्राजील के शहर बेलेम में, ब्राजील के बेलेम, ब्राजील के शहर, इसका आयोजन ब्राजील के शहर बेलेम में हुआ है। और जो COP31 है, COP31 31वां जो COP होगा यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो होगा तुर्की में। और जो आपका 32वां COP होगा वो इथियोपिया में होगा। कहाँ होगा? इथियोपिया। तो आप जान गए कि COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, भागीदारों का सम्मेलन। यानी UNFCCC के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की प्रत्येक वर्ष एक बैठक होती है जिसका उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए योजना रणनीति तैयार करना। इसका हर वर्ष एक सम्मेलन होता है और इसका जो 30वां सम्मेलन है वो ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ है। इसका जो 31वां सम्मेलन है वो तुर्की में होगा और इसका जो 32वां सम्मेलन है वो इथियोपिया में होगा। अगला है 16वां वित्त आयोग। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है इस मामले में सिफारिश करना कि जो केंद्रीय राजस्व है उससे कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए, किन राज्यों को कितना दिया जाए और केंद्र के राजस्व से राज्यों को अनुदान कितना दिया जाए। ये इसका सिफारिश करना इनका उद्देश्य होता है। इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और जो इनकी रिपोर्ट लागू होगी वो होगी 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए। ये रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगी। अगला है 8वें वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष हाल फिलहाल में बनाए गए हैं रंजना प्रकाश देसाई। रंजना
प्रकाश देसाई को 8वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए ये न्यूज हाल में चर्चा में रहा है। रंजना प्रकाश देसाई, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया था उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। और जो गुजरात के लिए यूसीसी कमेटी का गठन किया गया है गुजरात में, उसके भी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। और रंजना प्रकाश देसाई पूर्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी हैं। अगला है कृषि शिखर सम्मेलन। 2025 में कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में किया गया। 2025 में कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में किया गया। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इसी कृषि शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए 21वीं किस्त, किसानों के लिए जो किसानों को जो सहायता राशि दी जाती है वार्षिक 6,000 रुपये की, वो उसकी 21वीं किस्त। आइए हम कुछ और जनवरी 2026 के कुछ और महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं। यह जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 53वें व्यक्ति हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये 53वें व्यक्ति हैं, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। दूसरा है खालिद एल एनानी जी को यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। खालिद एल एनानी मिस्र के रहने वाले हैं और इनको यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 आपको दिया गया है हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक, ब्रिटिश लेखक डेविड सेजिले को दिया गया है। हंगरी मूल के हैं, ब्रिटिश लेखक हैं और इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2025। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? फ्लैश। जिस पुस्तक के लिए दिया गया है उसका नाम है फ्लैश पुस्तक के लिए। और बुकर पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इस वर्ष बुकर पुरस्कारों के लिए जिन लेखक और उनके किताबों को अल्प सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से फाइनल एक नाम आता है जिनको दिया जाता है, जो अल्प सूचीबद्ध नाम था उसमें से एक भारतीय लेखक भी थी, लेखिका थी। उनका नाम है किरण देसाई। इनकी पुस्तक जो है लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए इन्हें दिया गया है। और इनको पहले द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो ये किरण देसाई जी का है। किरण देसाई जी अल्प सूचीबद्ध हुई थी लेकिन फाइनली वो उनको नहीं मिला। डेविड सेजले को मिला। और किरण देसाई जी की जो पुस्तक सूचीबद्ध हुई थी वो है लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी।
लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और किरण देसाई जी को पहले उनकी एक पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। उस पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आगे है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जो है वो 2024 के लिए दिया गया 2025 में, और ये छठा संस्करण था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 10 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। कुल कितने श्रेणियों में? 10 विभिन्न श्रेणियों में। 10 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय, इस तरह से कुल 10 श्रेणियों में दिए जाते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज को हम यहाँ देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आपको दिया गया है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे आपको गुजरात है, और तीसरे स्थान पे आपको हरियाणा है। इन तीनों को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। सबसे पहला ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, तो ये दिया गया है। अगला है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार भी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और यह पहला पुरस्कार इस बार दिया गया है 2025 में। और जिस राज्यों को दिया गया है वो है तेलंगाना, इनका पहला स्थान रहा है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे है आपका राजस्थान। इन तीनों को पुरस्कार दिया गया है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। पहले नंबर पे तेलंगाना, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे राजस्थान है। अगला सरदार पटेल के 150वीं जयंती पर, सरदार पटेल के 150वीं जयंती पर 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने कहाँ जारी किया? गुजरात के एकता नगर में, गुजरात के एकता नगर में जारी किया, गुजरात के एकता नगर में जारी किया। आगे है मित्र शक्ति 2025। यह मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कर्नाटक के बेलगावी में किया गया। कर्नाटक के बेलगावी, कर्नाटक के बेलगावी में किया गया। अगला है गरुड़ 2025। गरुड़ 2025 जो है वो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच होने वाला अभ्यास है। वायुसेना के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। आगे है आपका पूर्वी प्रचंड प्रहार। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो भारत के सशस्त्र सेनाओं का एक सैन्य अभ्यास है। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारत के सशस्त्र सेनाओं का एक सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला है विनबैक्स। विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। विनबैक्स वियतनाम भारत एक्सरसाइज, भारत और वियतनाम के सेनाओं के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 2025 में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। कहाँ हुआ? वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो आपने देखा जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। खालिद एल एनानी जो कि मिस्र के रहने वाले हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं, उनको यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सिल्जिले को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? फ्लैश के लिए दिया गया है। इसमें भारत की तरफ से किनको अल्प सूचीबद्ध किया गया था? किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ
सोनिया एंड सनी, और किरण देसाई जी को पहले द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 10 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, और जो राज्यों की श्रेणी में 3 प्रमुख राज्यों को जो नंबर 1, नंबर 2, 3 के हिसाब से पुरस्कार दिया गया, उसमें नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात और नंबर 3 पे आपका है हरियाणा। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, ये जल शक्ति मंत्रालय का पहला पुरस्कार दिया गया है। 3 राज्यों को दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पे है तेलंगाना, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है राजस्थान। सरदार पटेल के 150वीं जयंती पे 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, और इन्होंने ये सिक्का कहाँ जारी किया? गुजरात के एकता नगर में। अगला है मित्र शक्ति 2025। ये भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, जो कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है। गरुड़ 2025 ये भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, जो कि फ्रांस में ही हुआ है। पूर्वी प्रचंड प्रहार ये भारत के सशस्त्र सेना बलों का होने वाला सैन्याभ्यास है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और विनवैक्स ये भारत और वियतनाम के सेना के बीच होने वाला सैन्याभ्यास है, जो कि वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ है। तो हमने देखा इस तरह जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को।